हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्ट एनालिसिस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है और इसके बड़े होने के कारण हमें इससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो आज से हमारे पास जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी आपके पास यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, दे विल बी रिलेटेड टू सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस को हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर्स को डील करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट्स, हीटिंग इफ़ेक्ट का मतलब अगर हम लोग एक सॉल्ट सैंपल लेते हैं और उस सॉल्ट सैंपल को हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करें, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल चैप्टर, जो कि आप लैब में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं रिवर्स जाके कि आपके पास जो सॉल्ट था वो किस एलिमेंट से कंपोज थे। एलिमेंट से मतलब क्या क्या कैटायंस, क्या क्या एनायंस उनमें मौजूद थे, ये सब आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है हीटिंग ऑफ मेटल्स। हीटिंग ऑफ मेटल्स, हीटिंग ऑफ मेटल्स में अगर हम लोग सोडियम को फ्लेम के ऊपर रख दें, हीट करें, तो हमको कुछ कलर्स ऑब्जर्व होते हैं। गोल्डन येलो कलर तब ऑब्जर्व होगा जब आप सोडियम को हीट करेंगे। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को हीट करने से हमारे पास वायलेट कलर शो होता है। कैल्शियम के लिए हमें ब्रिक रेड कलर ऑब्जर्व होती है। बेरियम के लिए एप्पल ग्रीन कलर आता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अरे हम इस सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन हम हीटिंग ऑफ मेटल्स के नाम से इनको कभी पढ़ते नहीं हैं। हाँ, आपने सही सोचा कि ये सब फ्लेम कलर्स है। और ये जो हीटिंग ऑफ मेटल्स को, ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम फ्लेम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम के लिए हमारे पास क्रिम्सन रेड कलर आता है, क्रिम्सन रेड कलर आता है। और लिथियम को भी जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्रिम्सन रेड कलर आती है। ओके, अब क्रिम्सन रेड कलर ये और ये आता है, तो आपको तब पता करना पड़ेगा दूसरे टेस्ट करके। जब आप लैब में प्रैक्टिकल्स करेंगे, आपने देखा कि क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम आया, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। तब आप फर्दर टेस्ट करने लगेंगे कि एक्चुअली में आप किस तरीके से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाए और अल्टीमेटली अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ पहुंच पाए। तो एक प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, लेकिन एज़ पर जेईई, एज़ पर आवर थ्योरेटिकल सिलेबस, जो पैराग्राफ टाइप्स क्वेश्चंस होती हैं वो इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन से हम लोग डील करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग। अब तक हम लोग कुछ पर्टिकुलर मेटल्स को हीट कर रहे थे और उनके जो फ्लेम कलर्स आ रहे थे उनसे ये पता कर रहे थे कि हमारे पास जो मेटल है आखिर वो कौन से मेटल्स है। ठीक है, तो अब हम चल रहे सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग। जब हम सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरीके के ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। कुछ होते हैं हीट करने पे स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, स्वेल्स अप जिसको बोलते हैं, फूल जाना। ठीक है, अच्छा,
कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि क्रैक कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो कि ब्रेक कर जाते हैं। तो हम लोग इन्हीं सारे चीज़ों को इस पर्टिकुलर सेक्शन में डील करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो कि मेल्ट होते हैं, स्वेल हो जाते हैं, क्रैक होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले 2A, राइट, substances that melts on heating। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मेल्ट हो जाते हीट करने पे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है? ये जनरली एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? जनरली मेल्ट हो जाते हैं। आप इनको टेम्परेचर देते जाओ देते जाओ देते जाओ, इनमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये इतनी हीट को सहने के बाद भी टूटते नहीं हैं। ये अपनी बस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि फ़िज़िकल स्टेट को चेंज कर लेते। पहले ये सॉलिड थे तो अब ये हीट लेके लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। दैट्स इट जस्ट मेल्ट्स ऑन हीटिंग। इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये सॉल्ट्स कि ऑन हीटिंग दे जस्ट मेल्ट, दे डू नॉट ब्रेक इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स, राइट। अच्छा, तो हम अब देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कभी कभी हम लोग रुबिडियम के हैलाइड्स भी देख लेते हैं, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑन हीटिंग मेल्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ऐसे सॉल्ट्स B, substances which cracks। There are certain substances, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एल्कली मेटल्स का एक रोल आता है। एल्कली मेटल से कंपोज जो भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं। क्रैक इन द सेंस, अभी तक हमने देखा कि वो मेल्ट कर रहे थे। क्रैक मतलब टेम्परेचर लिया लेकिन जो कंपोनेंट में टूटने वाली पार्ट है, जो कंपोनेंट में टूटने वाला जो पार्ट होता है, कंपोनेंट में ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारे पास फेनोमेनन्स होते हैं, मैंने बता दिया कि क्रैक का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर तो इसने इनपुट लिया लेकिन जो सॉल्ट है वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं हुआ। इसको मैं थोड़ा सा पिक्टोरियली बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मेरे पास अगर सॉल्ट है AB, ऑब्वियसली ये एक आयनिक बॉन्ड है, मैंने इसमें टेम्परेचर दिया लेकिन अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि AB ही है। अगर ये क्रैक हो जाता तो A प्लस प्लस B माइनस ऐसा कुछ होता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। पहले जो केमिकल कॉम्पोजिशन था अभी भी वही केमिकल कॉम्पोजिशन है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग, ऐसे फेनोमेनन को हम लोग क्रैक शब्द से बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Certain examples are potassium iodide, NaCl, PbNO3 का होल ट्वाइस,
BaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप देख सकते हो। इनको हीट करने से दे विल अंडरगो क्रैकिंग, लेकिन इनमें कोई भी फिज़िकल चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये जब तक कोई कोचिंग के टीचर नहीं बताते जनरली लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे सब्सटेंसेस विच स्वेल्स। ठीक है, स्वेलिंग वाला जो भी हमारे पास सब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सब्सटेंस जो हम लेते हैं ऑन हीटिंग इट स्टार्ट स्वेलिंग, वो फूल जाता है। फूलने का कुछ एग्जाम्पल्स, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ABP। A से स्टार्ट होता है एलम, B स्टैंड्स फॉर बोरेट्स, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट्स। तो एलम, बोरेट्स और फॉस्फेट्स जो होते हैं इनको अगर आप हीट कर दो तो दे स्टार्ट स्वेलिंग अप। ठीक है, इसका एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम सभी को पता है, दैट इज बोरैक्स बीड टेस्ट। बीड टेस्ट, ठीक है, बोरैक्स बीड टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि हम यहाँ पे एक वाइट पाउडर काइंड ऑफ थिंग लेते हैं, पहले उसको प्लैटिनम वायर में रखते हैं, और जब हम इस प्लैटिनम वायर में चीज़ों को रख देते हैं और उसको फ्लेम में ले जाके टेस्टिंग करते हैं तो बोरैक्स जो पहले होता है, बोरैक्स जो होता है पहले वो स्वेल कर जाता है और एक बड़ा सा ग्लॉसी बीड बनाता है। क्या बनाते हैं? ग्लॉसी कलरलेस बीड। कलरलेस इन द सेंस इट इज़ ट्रांसपेरेंट बीड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्ट जिसको हमको चेक करना होता है उसमें डुबाते हैं और उसका जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है उससे हम अल्टीमेटली ये पता कर लेते हैं कि मेटल कौन सा है। ये जनरली ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिशन मेटल्स ये पर्टिकुलरली यूज़ होता है। हम लोग डिटेल में बोरैक्स बीड को पढ़ेंगे विद ऑल द फॉर्मूलेज एंड ऑल, लेकिन अभी एक बेसिक आइडिया है कि किस तरीके से हम ये स्वेलन वाली जो पार्ट है इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एलम्स, बोरेट्स और फॉस्फेट्स। ठीक है, एलम्स मतलब जो फिटकरी हम लोग यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग एलम्स कहते हैं। एलम्स जो होते हैं वेरियस मेटल्स के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो एलम आप, फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन एक एलम होता है दैट इज़ K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ये एक कॉमन, बहुत ही कॉमन, इसको पोटैश एलम भी कहा जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एलम है मेरे लैब में और मैंने इसको हीट कर दिया तो ये क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि ये सारे पैराग्राफ्स में एक एक लाइन करके बता दिया जाता है और आपको उधर से सॉल्ट एनालिसिस की जो बहुत ही डरावनी बात होती है पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस, उनको बनाने के लिए ये सब यूज़ किए जाते हैं, ये सब लाइंस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा, मेरे पास एक सल्फेट है, एक फॉस्फेट है, ठीक है, आप समझ जाना ये एक सल्फेट है, कोई भी सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट, वट एवर यू लाइक टू टेक, राइट। सल्फेट है, फॉस्फेट है, मैंने एक एलम ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या ले लिया, बोरेट ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताना है विच विल नॉट स्वेल अप,
ऑन हीटिंग। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप तभी कैपेबल हो जब आपको प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो ऑब्वियसली हमको पता है ABP वाला ट्रिक, राइट। ये फूलेगा, ये फूलेगा, ये फूलेगा, लेकिन ये नहीं फूलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सल्फेट हो गया। समझ आया? ये सारे क्वेश्चंस जनरली हम लोग यूट्यूब में इतने आसानी से नहीं देख पाते, ये टॉपिक्स इतने ज़्यादा कवर्ड अप नहीं होते, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये सारे चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए। ठीक है, एक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। हमको एक मेटल दे रखा है X, ठीक है, और इसको जब हमने फ्लेम में हीट किया, राइट, तो हमको एक गोल्डन येलो कलर मिला। एक गोल्डन येलो हमको यहाँ पे कलर ऑब्जर्व हुई। इसके बाद हम लोग एक सॉल्ट लेते हैं Y, सॉल्ट ऑफ सम मेटल, राइट, और वो मेटल क्या है? यही वाला मेटल है, X वाला। इसको जब मैंने हीट किया तो मेरे पास एक सॉल्ट आया Z, और इसको जब मैंने CaCl2 से पास किया तो मेरे पास एक वाइट PPT आया, राइट। ओके, अब मैंने इस Z को KMnO4 में डिप किया, और मुझे एक चीज़ समझ आई कि ये जो KMnO4 का एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्पल वायलेट कलर होता है, वो क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि X, Y, Z क्या होंगे, ठीक है। एक तो हिंट यहाँ से मिलती है, जिन लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनको यहाँ से पता चल गया होगा कि एनायनिक पार्ट क्या होगा, और यहाँ से उनको ये चीज़ पता चल गया होगा कि कैटायनिक पार्ट क्या है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे कि मुझसे कभी भी सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व नहीं हुआ करते थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और मुझे अल्टीमेटली ये पता चला कि पैराग्राफ्स को हमको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से ब्रेक करके पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। और लिखने के बाद हमको ये पता करना होता है कि आखिरकार ऐसे कौन से क्लूज़ है जिसको मैं पकड़ के अपने एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट तक पहुंच सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ही जो हमारे मन में आता है कि यार डीकलराइज करने वाली बात, तो ये होती है सल्फेट्स के लिए, है ना। और सल्फेट्स अगर डीकलराइज करते हैं KMnO4 को, मैंने लेट्स अज्यूम कर लिया कि मान लो हो सकता है ये सल्फेट है, ठीक है, और मैंने प्रोसीड करना चालू किया, तो गोल्डन येलो कलर ऑन फ्लेम अगर ये शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेटली सोडियम रहा होगा, राइट। अच्छा, सोडियम का कोई सॉल्ट होगा, इसलिए यहाँ पे बोला है सॉल्ट ऑफ मेटल। इसको मैंने हीट किया तो मेरे पास एक सॉल्ट आया, और ये तो मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देना चाहती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आखिरकार ये जो मैंने सल्फेट अज्यूम करके बनाया ये एक्चुअली में यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं। सेकंड चीज़ जो आपको पता करनी है कि आप इस सॉल्ट को, सॉल्ट ऑफ मेटल को ढूंढ कैसे सकते हो, और उसके बाद जब आप इस सॉल्ट ऑफ मेटल को ढूंढ लेते हो, हीट करने के बाद आपके पास Z जो आएगा वो क्या आएगा, तो X तो 100% गोल्डन येलो यानी कि सोडियम ही है, समझ आ रहा है। तो ये आप क्या करें, इतना मैंने हिंट दे दिया, इसके बाद आप थोड़ा खुद से ट्राई करें, और अगर आपसे ना होता है सो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्दर इन नेक्स्ट वीडियो, और अगर आप चाहते हैं तो आई विल गिव यू द आंसर्स इन कमेंट बॉक्स इफ़ यू नीड, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, now we are going to discuss about some chlorides. Chlorides थोड़े important होते हैं chlorides। कुछ हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि Hg,
PB, AG, ये सब जो है ये क्या करते हैं, ऑन हीटिंग मेल्ट्स। इनके जो क्लोराइड्स होते हैं अपॉन हीटिंग इट मेल्ट्स। ठीक है, ये एक बात है जो कि मतलब आपको मेमोरी में रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब पैराग्राफ्स में डायरेक्ट पूछते हैं, डायरेक्ट हिंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप हीटिंग इफेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लाइन आ गया और आप कैच ना कर पाए। जनरली यही सारे लाइंस होते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट्स में दिए जाते हैं। अब जो है ये है लास्ट हमारा एक टॉपिक हमारे लास्ट बचा है, जिसमें हम लोग वेरियस कलर चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वेरियस कलर चेंजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, वेरियस कलर चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हर एक क्लास 12th के बच्चे को पता होगी वो है Zn2+ का हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, अगर हम Zn2+ को हीट करते हैं तो हमारे पास जो कलर आती है वो है येलो। लेकिन अगर वहीं पे हम इसको कूल कर देते हैं तो यहाँ पे जो कलर आएगी दैट विल बी वाइट। इसका जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ गिवन इन सॉलिड स्टेट्स। और आपको ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, डिफेक्ट्स के अंडर मिलता है। ठीक है, ओके। सेकंड जो कलर चेंज का हमको आयंस के बारे में जो पढ़ना है दैट इज़ CO2+ के बारे में। ठीक है, CO2+ को हीट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाइट। नाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसको लिख के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और अगर मैंने यहीं पे कूल कर दिया इसको तो ये हो जाएगा ब्लू। कॉपर सुनते ही एक ब्लू वाली फील आती है, तो कूल करेंगे तो ब्लू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ PB, SN और PI। आप सोच रहे होंगे यार तीन मेटल्स, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में। हाँ, यहाँ पे जो इन सब का कॉमन कलर चेंज हमको दिखता है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं, अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये हो जाता है ब्राउन। लेकिन वहीं पे अगर हम इनको कूल कर देते हैं तो ये हो जाता है येलो। फोर्थ वन, CD को अगर हम हीट करते हैं या तो हमारे पास रेड कलर आएगा या तो हमारे पास ब्लैक कलर आएगा। तो एक रेड ब्लैक वाली यहाँ पे बात आ रही है। और अगर वहीं पे अगर हम इसको कूल कर देते हैं तो यहाँ पे ब्राउन कलर दिखेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड टू ब्राउन एक वेरिएशन आ रहा है हीट और कूल करने में। अगर हमने कूल कर दिया तो ब्राउन आ रहा है और अगर हमने हीट कर दिया तो रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा, ऐसा कुछ है इसके लिए। ठीक है, समझ आया? तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि इट कैन क्रिएट सम कन्फ्यूजन, और इसको भी हटा देती हूँ। राइट, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक कलर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स, कुछ सॉल्ट्स लेंगे और उन सॉल्ट्स को हम लोग गर्म ठंडा करके देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से कलर के वेरिएशन हो रहे हैं। वो बहुत ही कलरफुल काइंड ऑफ चार्ट है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा याद करने वाली बात है। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आप लोगों को कितना कम याद करना पड़ सके। एकदम मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि एटलीस्ट इतना याद कर लो तो काम बन जाएगा, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है। और अगर कुछ हम लोग पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करें तो देयर आर अराउंड 200-300 पेजेस सिर्फ एक चैप्टर में। तो उतना ना पढ़ के बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़े, दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।